लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 10 मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 13 आज हम शुरू करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज के ऊपर मुश्तमिल है। और इस एक्सरसाइज में 3 चीज़ें हैं, MCQs हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसमें बेटा जी होगा ये कि बाज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो इंतहाई आउट ऑफ द वे होंगे, जिनके इम्तिहान में आने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं होंगे, तो उनको हम स्किप भी कर देंगे, छोड़ देंगे। और जिनके इम्तिहान में आने के चांसेस होते हैं और आते रहते हैं, और हमारा 20-25 साल का तजुर्बा है मेरा, तो इस वजह से अगर यहाँ पर मैं कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्किप कर दूँ तो इसको समझ लें कि वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसके दूर दूर तक आने के कोई चांस वगैरह नहीं है। तो इन बातों के साथ ही आज हम जो है वो पहले MCQs हल करने जा रहे हैं। तो MCQs में साफ अगर मैं स्टेटमेंट लिखता तो वो अच्छे खासा मसला बन जाता। आंसर मैंने लिखे हुए हैं MCQs के, और जो ऑप्शन आपकी बुक में ठीक है और जो आगे उसकी वर्डिंग है वो मैंने लिख दी है, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और बाज़ MCQs ऐसे हैं, जैसा कि ये आपके सामने 7वां MCQ है, तो इसमें ये MCQs बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो इस वजह से फिर मैंने उसके रीज़न के साथ उसको सॉल्व भी कर दिया है और आगे भी इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस रहेगी। तो इन तमाम की रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ रीज़न देने की ज़रूरत नहीं थी। तो जहाँ रीज़न देना या आंसर देना ज़रूरी है, अगर तो इम्तिहान में ये नहीं लिखना, इम्तिहान में आपने सिर्फ आंसर लिख देना है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर ये अलग से क्वेश्चन बन जाए शॉर्ट क्वेश्चन, तो फिर ये उसका हल भी मैंने कर दिया है। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसमें बेटा जी बुक भी आप लोग उठा लेंगे साथ ही, मेरे साथ ही। पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल कौन सी है। उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें सही आंसर जो है वो ए पार्ट है, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्यों? हमने इसको देखा था, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा चैप्टर में, बॉल बाउंड सिस्टम पढ़ा और स्प्रिंग मैस सिस्टम पढ़ा। और यहाँ बाकी 3 ऑप्शन क्या है वो भी देख लें। बी ऑप्शन है द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। तो जो सीलिंग फैन होता है साफ है वो वाइब्रेट तो नहीं करता, वो तो रोटेट कर रहा होता है। तो जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन है, इस वजह से इसका जो बी पार्ट है वो गलत है। सी पार्ट है द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो जिस तरह ये पंखा रोटेट कर रहा है, तो स्पिनिंग ऑफ अर्थ, तो जमीन भी रोटेट कर रही है और जमीन सर्कुलेट भी कर रही है। तो याद रख लें जमीन के अंदर दोनों मोशन मौजूद हैं कि जमीन अपना जैसे 360 दिन बनते हैं साल के, तो वो सर्कुलेट करती है, सूरज के गिर्द चक्कर मारती है, तो वो सर्कुलर मोशन है। और जैसे रात दिन बनते हैं वो रोटेटरी मोशन है। और ये 2 तरह की मोशन हो गई। और ज़मीन में तीसरी तरह की मोशन भी होती है जिसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो वो जैसे सर्दी गर्मी बनती है, ये जो आपने सुना होगा कि इक्वेटर जो है वो उससे 22.5 डिग्री अपना शुमाल की तरफ और
22.5 डिग्री, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं आ रहा कि 22.5 है या 23.5 है, इसके आसपास है। ये ज्योग्राफिया की चीज़ है बहरहाल। तो बहरहाल यहाँ ज़मीन जो है आप देखते हैं कि सूरज जो है सर्दियों में यहाँ दूर से अपना तुलू होता है इस तरफ से और इधर चला जाता है, और गर्मियों में इस कोने से तुलू होकर फिर इस तरफ जाता है। तो सूरज का मुख्तलिफ जगहों से सर्दियों में और गर्मियों में तुलू होना और गुरूब होना, ये वो ज़मीन की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से होता है। तो जब ज़मीन एक वाइब्रेशन पूरा करती है तो उसको 6 महीने लग जाते हैं। जब ज़मीन एक सर्कल पूरा करती है तो 365 दिन लग जाते हैं, और जब ज़मीन एक रोटेशन पूरा करती है तो 24 घंटे लग जाते हैं। तो ये बहरहाल मैंने आपको आपकी बुक से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दिया। सिंपल बात ये है कि इसका सही आंसर जो है वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास है, इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, ये बात भी मैंने, जो पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम, मैंने कहा था कि सिंपल पेंडुलम का जो है वो कहता है कि अपना द पीरियड, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, तो वो मास पर डिपेंड नहीं करता, तो रिमेन्स द सेम। इसका सही आंसर है रिमेन द सेम। आपको याद होगा कि ये अगर हमारे पास पेंडुलम है और ये मास है, तो इसका अगर हम जो है वो कहता है क्वेश्चन के अंदर, इफ द मास ऑफ बॉब इज इंक्रीज, अगर आप मास बढ़ा दें, तो मैंने बताया था गुज़िश्ता लेक्चर्स में से किसी में कि जब मास बढ़ जाता है तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास चाहे ज़्यादा कर दें कम कर दें, लेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला था 2 πL/g। तो ये हमारे पास लेंथ है, तो ये टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ द मास ऑफ बॉब इज इंक्रीज। तो अगर आप मास इंक्रीज करेंगे तो मास में इंक्रीज करने से टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो ये आंसर आ गया रिमेन्स द सेम। उसके बाद जी नंबर 3 क्वेश्चन है, which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves। तो ये बेटा हमने पीछे चैप्टर नंबर जो है मैंने आपको बताया था पेज नंबर 9 के ऊपर, ये आपके सामने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो रही हैं, और यहाँ लिखा हुआ है स्लिंगी, ये मैंने पहले भी समझा दिया हुआ है। अगले पेज पर आप देखें तो ये आपके सामने अपना ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही हैं, और ये भी यहाँ पर भी स्लिंगी लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो ऑप्शन है एमसीक्यू में तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन पैदा करता है। तो उसका सही आंसर है हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंगी, और ये पेज नंबर तकरीबन 8-9 के ऊपर मौजूद है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। ये तो आप जो है पीछे जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर 10 के ऊपर वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। तो वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं, तो यही बात यहाँ पर बात है कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, कि वेव्स एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह कैरी करती हैं। तो ये आंसर भी आ गया, एक पार्ट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका कौन सा है? कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो इसमें सी पार्ट है वेव मोशन, वो तो हम पढ़ चुके हैं 10वीं के अंदर। कंडक्शन और रेडिएशन हम 9th क्लास के अंदर 9th चैप्टर में ये बात वहाँ पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है वो कंडक्शन के थ्रू भी एक जगह से
दूसरी जगह ट्रेवल करती है और रेडिएशन के थ्रू भी एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाती है और वेव मोशन अभी बैटरी में पढ़ ली, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। उसके बाद जो है इन वैक्यूम के अंदर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। ये अब इसका आंसर क्या है, वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वैक्यूम के अंदर एक तो लाइट मौजूद है। अच्छा, जितनी ये लाइट वेव है वैक्यूम में, हमारे टेलीविजन की वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, जितनी तरह की वेव्स वहाँ स्पेस में ट्रैवल कर रही होती हैं, उनकी भले वेवलेंथ हर किसी की अपनी होगी, याद रख लें, उनकी वेवलेंथ अपनी होगी, फ्रीक्वेंसी हर किसी की अपनी होगी, लेकिन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है ना स्पेस के अंदर वो सेम होती है। ये बात याद रख लें। अब साफ जगह जो रेडियो वेव्स हैं, जो माइक्रोवेव्स हैं, जो हीट वेव्स हैं, जो लाइट वेव्स हैं, ये सारे डिफरेंट वेव्स हैं और इनके डिफरेंट होने की वजह इनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होगी, मगर इन सब की स्पीड जो है वो सेम होती है। और ये बात जो है वो हमें आइंस्टाइन ने बताई थी E = mc² वगैरह के अंदर, या बहरहाल इसको साइंस नहीं कहती है कि जी इन वैक्यूम द ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल का लफ्ज यहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी बहुत सारे, ऑल तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसके मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम की जो है वो क्या चीज़ सेम रहती है बेटा? स्पीड सेम रहती है और बाकी इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह वहाँ पर चेंज हो जाती है, तभी तो ये मुख्तलिफ वेव्स हैं। अगर इनकी स्पीड अपना वेवलेंथ भी सेम होती और फ्रीक्वेंसी भी सेम होती और स्पीड भी सेम होती तो फिर तो ये एक ही वेव होती, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना कहते, फिर तो वो सारी सिंगल वेव होती जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते, फिर वेव्स ना कहते और साथ में लफ्ज ऑल भी इस्तेमाल ना करते। उसके बाद ये 7वां पार्ट है हमारा लार्ज रिपल टैंक। एक रिपल टैंक है बड़ा सारा विद वाइब्रेटर वर्किंग एट फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, कि उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, तो प्रोड्यूसेस 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of wave is, अब कहने को तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी MCQ है और इसका आंसर बी पार्ट है, बी पार्ट 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर याद रखें कि ये क्वेश्चन बतौर शॉर्ट क्वेश्चन के भी पेपरों में आ जाता है, तो अब उसकी फिर मैंने उसको सॉल्व भी करके दिखा दिया है कि ये 60 आंसर कैसे आता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं सॉल्व किया हुआ है, इसको साथ साथ समझ लें। A ripple tank with vibrator working at a frequency of 30 Hz, तो पहले फ्रीक्वेंसी f 30 Hz लिख दिया गया है, तो produces 25 complete waves, 25 complete waves, number of waves 25, तो 25 वेव्स हैं और उनका जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी 25 वेव्स कितने डिस्टेंस पर मौजूद हैं? 50 सेंटीमीटर के ऊपर 25 वेव्स मौजूद हैं। तो जो वेव लेंथ होती है वो सिंगल वेव होती है। सिंगल वेव की लेंथ, द लेंथ ऑफ सिंगल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो साफ कह रहे 25 वेव्स हैं, उनका डिस्टेंस 50 है, तो फिर एक वेव का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? s को डिस्टेंस को n के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर। और कर लें कि एक वेव की जो वेव लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, और अगर 25 वेव्स होंगी तो 25 × 2 50 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो ये हमारे पास वेव लेंथ भी आ गई और ये फ्रीक्वेंसी पहले मौजूद है, वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो v = f × लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये वाली यहाँ लगा दी बेटा, लैम्डा की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं यहाँ से, और इसको हल करेंगे तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता है।
बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो सिंपल काम पर क्या करते हैं, इस 30 को इस 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ये अपना आंसर ये 2 0 ये और 5 0 3 मल्टीप्लाई 15, तो वो आंसर जो है डी वाला आंसर 1500 सेंटीमीटर भी बच्चे बाज़ औक़ात लिख देते हैं, तो वो आंसर बहरहाल गलत है। तो ये 7वां जुज़ भी आपका हो गया। उसके बाद है जी 8वां जुज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। इसका आंसर है एम्पलीट्यूड। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, देखिए वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में ना इंडिपेंडेंट क्या चीज है जो अलग थलग हो। अब देखो ये स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, ये तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, these are depending upon each other, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन इनमें एम्पलीट्यूड ऐसी चीज है जो कि इनसे इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी पार्ट आ गया, एम्पलीट्यूड। लास्ट एमसीक्यू है हमारा 9वां एमसीक्यू, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ वेव इज, तो एफ लैम्डा इज इक्वल टू बी, एफ लैम्डा इज इक्वल टू बी, ये फार्मूला उसने उल्टे अंदाज में लिख दिया है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा था, एफ लैम्डा पहले लिख दिया और v बाद में लिख दिया। तो बेटा इसके साथ आपका जो है ये 9 एमसीक्यूज थे, उम्मीद है आपको जो है ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और अब हम उसके बाद जो है रिव्यू क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा जी, हमारा जो है एमसीक्यूज के बाद दूसरा टॉपिक है रिव्यू क्वेश्चंस का। रिव्यू क्वेश्चंस में हमने अक्सर क्वेश्चन तो ऑलरेडी ना पहले ही पढ़ लिए हुए हैं, मैं सिर्फ आपके दिली इत्मीनान के लिए क्वेश्चंस साथ साथ पढ़ता जाऊंगा और बता दूंगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मसलन रिव्यू 10.1 देखें, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसके आगे मैंने डैश लगा दिया है। इसकी डेफिनेशन आपको गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर लिखवा दी गई है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट एसएचएम, ये हमने पहले नहीं पढ़ा था। नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एसएचएम, द बॉडी शुड हैव रिस्टोरिंग फोर्स। साथ है अगर किसी बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो वो बॉडी एसएचएम शो करेगा, वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स ही उसमें नहीं है तो फिर वो बॉडी जो है एसएचएम को जो है वो शो नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि जब जैसे मैंने सिंपल प्रोग्राम की मिसाल दी थी कि देखो ना ये मेरा हाथ सिंपल प्रोग्राम है, तो साफ जाहिर जब बॉडी यहाँ होता है या यहाँ होता है उस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है, और जो बॉडी टुवर्ड्स मेन पोजीशन आता है यहाँ पर पहुँचता है उस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो हो जाती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसके पास इनर्शिया होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जब जीरो हो जाती है तो फिर इनर्शिया उसको आगे लेकर जाता है। अगर इनर्शिया ही ना होता तो फिर बॉडी आगे ना जाता, इसलिए दूसरी शर्त है द बॉडी शुड हैव इनर्शिया। तो बहरहाल ये दो कंडीशंस थी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक, कि हमारी जिंदगी में कई मिसालें औरों को छोड़े हमारे टॉपिक चैप्टर के अंदर भी 3 नाम तो दिए हुए हैं, मोशन ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम, मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम, मोशन ऑफ सिंक्रोनोलम। इसके अलावा भी आप लोग जो है वो अपना लिख सकते हैं कई और, पर इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा हमारा, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। देखें बेटा ये यहाँ पर मैंने डॉटेड कर दिया, ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये अपना डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक मैंने
उस टॉपिक को आप देख लें। उसमें शॉक एब्जॉर्बर से पहले जो कुछ मैंने लिखवाया था वो इसका आंसर है। शॉक एब्जॉर्बर की तो एग्जांपल थी ना, तो उससे पहले डिफाइन भी और उससे पहले जो बाकी तफसील लिखवाई थी मैंने वही आप यहाँ पर 10.3 में लिख देंगे। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव? अब वेव की डेफिनेशन, एलाबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास पेज नंबर जो है 6 और 7 और 8 के ऊपर मौजूद, बल्कि 8 के ऊपर ही मौजूद है। वेव का डिफाइन भी यहाँ मौजूद है और ये मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आपके सामने नजर आ रहे होंगे। पेज नंबर 8 के ऊपर ये सारा कुछ मौजूद है और ये भी मैंने तफसील से पीछे समझा दिया हुआ है। उसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विद सूटेबल एग्जांपल। देखें बेटा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी हम गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर इसको अलग से ये एक लेक्चर था और इनकी एग्जांपल भी वहाँ पर डिफाइन के साथ ही मैंने लिखवा दी थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल्स थी वो एक तो साउंड वेव थी और साथ में साउंड वेव के साथ जो है वो स्प्रिंग वेव थी, स्लिंकी स्प्रिंग के साथ जो है। और दूसरी जो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल थी वो वाटर वेव थी, स्ट्रिंग वेव थी, रस्सी जो ऐसे वाइब्रेट कर रही थी। तो बहरहाल ये सारा कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है 10.6 क्वेश्चन, ये 10 पॉइंट जो है 5 भी हो गया, 6 हो गया। ड्रॉ अ ट्रांसवर्स वेव विद एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, जिसका एम्पलीट्यूड 2 और वेव लेंथ उसकी 4 सेंटीमीटर हो। लेबल क्रस्ट एंड ट्रफ, तो क्रस्ट और ट्रफ को जाहिर करना है। देखें बेटा, ये तो खैर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, लेकिन मैंने आपके सामने लिखा तो 2 सेंटीमीटर ही हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, लेकिन हकीकत में ये 2 इंच है। ये उसका एम्पलीट्यूड 2 इंच और नीचे भी एम्पलीट्यूड 2 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसकी वेव लेंथ जो है वो 4 इंच है। लेकिन मैंने यहाँ सेंटीमीटर क्यों लिख दिया? मैंने उसका मैक्रोस्कोपिक व्यू लेकर बड़ा कर दिया। और अगर मैं सेंटीमीटर में बनाता तो सेंटीमीटरों से ही बनाता तो ये फिगर यहाँ पे बहुत छोटी सी बनती और आपको समझाने में भी थोड़ा मसला होता। तो किसका मकसद ये है कि ये मैंने एक वेव बनाई है जिसका एम्पलीट्यूड 2 इंच है, जिसको हमने कहा। लेकिन जब आप बनाएंगे कॉपी के ऊपर तो आपने इतनी बड़ी सेंटीमीटरों में रीडिंग नहीं लेनी है, आपने इंचों इंचों में नहीं लेनी है, सेंटीमीटरों में लेनी है। ये आपके सामने मैं आपको दिखा दूं कि कितना फर्क बनता है। ये इस वक्त गौर करें, ये सामने इंचेस लगे हुए हैं और ये नीचे सेंटीमीटर लगे हुए हैं। अगर 2 सेंटीमीटर से बनाया जाता तो वो यहाँ पर वेव बहुत छोटी बनती, तो इसलिए मैंने इंच के हिसाब से समझा दिया है। उसके बाद जी 7 क्वेश्चन देखें, डिराइव रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v = f लैम्डा का फार्मूला, ये भी हम गुज़िश्ता लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन है, वेव्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका भी एक लेक्चर पीछे मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख लेंगे। बहरहाल ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो ये 8वां जो क्वेश्चन है रिव्यू का, ये 11 पेज के ऊपर ये वाली एक्टिविटी 10.3, ये आप इसको यहाँ पर लिख देंगे और ये गुज़िश्ता लेक्चर में भी मैंने बात तफसील से बताई हुई है। 9वां क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शंस। इन तीनों के ऊपर अलग अलग एक लेक्चर मौजूद है, वहाँ पर आप इसकी तफसील जो है वो देख सकते हैं। अब रिव्यू का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, 10वां क्वेश्चन, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, एक वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो फिर उसकी वेव लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें बेटा, यहाँ पर पहले रीजन को देख लें फिर ये पढ़ लेते हैं। f मल्टीप्लाई लैम्डा = v, तो फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाएं। अब आप गौर करें,
कि लैम्डा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी they are inversely proportional. It is clear that frequency and wavelength are inversely proportional to each other. तो यहाँ से ये बात सारा क्लियर हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। If we increase the frequency of a wave, then its wavelength decreases. तो ये आपका 10.10 क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। अच्छा बेटा जी, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हवाले से। तो 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये अक्सर आ जाता है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। तो यहाँ पर मैं इसको जो है इस तरह से ये कट लगा रहा हूँ, ये टिक करके मैंने कट लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ही अहम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कि अगर आप पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दें तो उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, वो ये हमसे पूछता है। लेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दिस, इफ वी डबल द लेंथ, जैसा कि उसने कहा इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल, इफ वी डबल द लेंथ देन, तो लेंथ को चेंज करने से टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। देन न्यू टाइम पीरियड विल बी टी डैश, यहाँ खाली टी है, ये टी डैश है, न्यू टाइम पीरियड। तो 2 पाई एल के साथ हम 2 लगा देंगे, क्योंकि हमने लेंथ को क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया है। इस तरह ये 12 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ये जो 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, इस 2 को हमने स्क्वायर रूट में बाहर कॉमन ले लिया और बाकी अंदर जो है ये 2 पाई और एल और जी स्क्वायर रूट ये लिख दिए। अब इसमें ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ आ गया और ये जो कुछ भी है ये सारा इसके बराबर दिया हुआ है, ये वाला। इस मुकम्मल जगह पर हमने टी लगा दिया। तो दिस इज द न्यू टाइम पीरियड, कि न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल टाइम पीरियड। जो शुरू में टाइम पीरियड था उसके साथ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी द न्यू टाइम पीरियड। बड़ा आम तौर पर टीचर हजरात ये क्वेश्चन यहीं तक समझाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है देख रहा हूँ तो वो लिखा हुआ है व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। वो हमसे चेंज पूछना चाहता है। तो ये तो न्यू टाइम पीरियड है। अगर टीचर हजरात यहीं पर रोक देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अगले ये 2-3 स्टेप भी करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम पीरियड, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम पीरियड में से ओरिजिनल टाइम पीरियड माइनस कर देंगे। तो टी डैश इस टाइम पीरियड में से ये मेरा टाइम पीरियड माइनस कर देंगे। तो इस तरह इसकी वैल्यू टी डैश की वैल्यू ये वाली लगा दी गई। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये टी और ये टी इसको कॉमन ले लिया ब्रैकेट डाल के, इसकी जगह पर क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि और ये टी बाहर चला गया, ये स्क्वायर रूट बाकी बच गया, ये माइनस ये आ गया। ये टी और ये टी जब कॉमन लिया बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बाहर चला गया। तो मेरे जहन के मुताबिक तो यहाँ तक क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। अगर टीचर हजरात यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, वो इससे आगे ये स्टेप बहरहाल वो नहीं करते, लेकिन मेरी राय ये है कि यहाँ तक करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो यही पूछ रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो ये होगा चेंज इन टाइम पीरियड, ये आंसर होना चाहिए। पर मैंने सारी बात आपको समझा दी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट
एक टेनिस बॉल है, ध्यान से गिराते हैं तो वो यहाँ से जब अपना ऊपर उठती है तो वो पहले यहाँ से गिराई थी, तो उठने के बाद वो यहाँ पहुँचती है, फिर टकराती है, फिर यहाँ पहुँचती है, फिर टकराती है, फिर यहाँ पहुँचती है। कहता है ये जो बॉल बार बार ऊपर नीचे आ रही है, क्या ये बॉल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन रखती है? ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है नो। नो, द बॉल विल नॉट एग्जीक्यूट SHM। इसकी मोशन SHM नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो इसकी डायरेक्शन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो मेन पोजीशन ही फिक्स नहीं है। कभी जब यहाँ से बॉल गिराई, यहाँ जमीन थी तो मेन पोजीशन यहाँ होगी, फिर जब वो वापस नीचे आई और यहाँ से गिरी तो मेन पोजीशन नीचे चली गई। तो याद रख लें SHM के अंदर सिंपल पेंडुलम का केस हो, चाहे बॉल बाउंड सिस्टम हो, चाहे स्प्रिंग में सिस्टम हो, तो उसमें मेन पोजीशन एक जगह पे फिक्स रहती है। जबकि इस केस में जब बॉल गिरा रहे हैं तो वो बॉल फर्स्ट करें यहाँ से यहाँ गिर कर आई तो मेन दरमियान में हुआ, फर्स्ट करें यहाँ हुआ। अब अगर जब वापस आएगी टकरा कर यहाँ पर तो फिर मेन कहीं और पहुँच जाएगा नीचे, फिर वापस टकरा कर फिर यहाँ लगाएगी तो मेन यहाँ होगा। इसका मतलब है हर लम्हे खुद मेन ही चेंज हो रहा है और साथ में वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मेन की तरफ नहीं है। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई, मजीद अब टाइम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स विद सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 पेंडुलम थे, उनका मैथ डिफरेंट था। ही यूज्ड 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट मैसेज बाय कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट। बाकी चीजें सेम रखी, लेकिन पेंडुलम की लेंथ उसमें और उसमें सेम रखी, लेकिन मैथ उसका और उसका चेंज कर दिया। तो वो कहता है कि टू एस्टोनिश, वो हैरान हुआ, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिड नॉट चेंज, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ था। भाई सिंपल बात है, टाइम पीरियड हम बार बार पढ़ रहे हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, तो लेंथ तो वो चेंज नहीं कर रहा, वो तो चेंज कर रहा है मैथ। इस वजह से उसको हैरान होने की जरूरत नहीं है, एस्टोनिशमेंट हैरान होना। तो वो कहते हैं आंसर है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल रिमेन सेम। उसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। क्यों? द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मैथ। तो वो बच्चा जो हैरान हो रहा है कि जी एक बाप छोटा था, एक बाप बड़ा था, लेकिन टाइम पीरियड सेम है, वो हैरान बैठा हुआ है, तो आप उसे कह सकते हैं कि बच्चे हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू तो मैथ चेंज करके बैठा हुआ है, तो मैथ के ऊपर तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, और तुमने लेंथ सेम रखी हुई है, तो ये उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 4 है, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो भाई सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसकी तफसील हम पीछे बहुत पढ़ चुके हैं। अगला आखिरी क्वेश्चन है, प्लेन वेव्स इन रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज डज अकर इन द स्पीड ऑफ वेव्स। तो भाई वो कहना ये चाहता है कि रिपल टैंक में एक डीप वाटर था, एक शैलो वाटर था, तो जब वेव डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रही है तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, वो ये हमसे पूछना चाहता है। और आपको पता है कि जब डीप वाटर होता है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, जब शैलो वाटर होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन के टॉपिक में मैंने डिटेल से पढ़ा दिया था। तो व्हेन वेव मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर देन द स्पीड ऑफ वेव्स डिक्रीजेस। तो ये इसके साथ ही कंसेप्चुअल भी आपके पूरे हो गए, रिव्यू भी पूरे हो गए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूरे हो गए। इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। दूसरों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।